बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। मैं हूं अंजल सिंह। इन दिनों विचार विमर्श पर हम एक खास सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम मत्स्य पालन के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। कैसे हमारे देश में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से किसानों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज के विचार विमर्श में हम बात करेंगे कि मत्स्य पालन में कैसे नई तकनीक को मिलाकर इसे और नए आयामों तक पहुंचाया जा सकता है, यानी मत्स्य पालन और तकनीक का समावेश इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और इससे हमारे किसानों और मछली पालकों की आय में कई गुना वृद्धि भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे मत्स्य पालन के इन्हीं पहलुओं के बारे में, कैसे तकनीक से इसमें एक नई दिशा देखने को मिल रही है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से कैसे हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं और अन्य किसान जो कि इस क्षेत्र में भविष्य तलाशना चाहते हैं उनके लिए भी कई विकल्प इस क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। तो आज के विचार विमर्श में इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुणमय पात्र जी हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अनुसंधान अधिकारी हैं मत्स्य पालन विभाग में और आपसे हम तकनीक के बारे में जानेंगे, यानी विभिन्न तरह की जो तकनीकें हैं जो कि आज के समय में जलीय कृषि में इस्तेमाल की जा रही हैं, उन्हें कैसे और बेहतर तरीके से अपनाया जा सकता है और इसके क्या क्या लाभ हैं और इसमें और बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप उपायुक्त हैं मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार में और आपसे भी हम विभिन्न जो बिंदु हैं मत्स्य पालन के या फिर जलीय कृषि के उसके बारे में जानेंगे, यानी आज हम बात करने वाले हैं जलीय कृषि और तकनीक के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं विचार विमर्श की और उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जो कि आज के विषय को और बेहतर तरीके से आपको समझाएगी। खेती किसानी, पशुपालन और मछली पालन, इन सभी क्षेत्रों में जहां पहले पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं अब इन पारंपरिक तरीकों का स्थान नई नई तकनीकों ने ले लिया है। नई तकनीकों के इस्तेमाल से समय और पैसों दोनों की बचत होती है। एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि की बात करें तो इसे मुख्य रूप से मछली पालन के लिए जाना जाता है। बता दें कि मछली पालन क्षेत्र भारत में काफी तेजी से विकसित हो रहा है। यह न सिर्फ पोषण सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार और आय का साधन भी दे रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी मछली पालन और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को खूब प्रोत्साहन दे रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत भी की गई थी। देश की आजादी के बाद ऐसा पहली बार है कि देश में मछली पालन क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना की शुरुआत की गई हो। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा हो रहा है। इस योजना के तहत जलीय कृषि में तकनीकी का समावेश भी किया जा रहा है।
बता दें कि पिछले 2 दशकों में काफी तकनीकी प्रगति हुई है और नई तकनीक अपनाने में मिली सफलता देखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश के तटीय और समुद्री क्षेत्रों में जल कृषि के विकास की असीम संभावनाएं हैं। जलीय कृषि सभी समुद्री क्षेत्रों, नदी के मुहाने और विशाल तटीय क्षेत्रों में की जा सकती है। अब तक सिर्फ 15% क्षेत्र का ही इस्तेमाल हो रहा था, जबकि 12.4 लाख हेक्टेयर में इसकी संभावना है। तकनीक की बात करें तो जलीय कृषि में बायोफ्लॉक तकनीक की काफी संभावनाएं हैं। बायोफ्लॉक तकनीक मछली पालन प्रणालियों में एक उभरती हुई तकनीक है जो टिकाऊ जलीय कृषि सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस तकनीक में पानी की बचत तो है ही, साथ ही मछलियों के फीड की भी बचत होती है। मछली जो भी खाती है उसका 75% वेस्ट निकालती है और वो वेस्ट उस पानी के अंदर ही रहता है। उसी वेस्ट को शुद्ध करने के लिए बायोफ्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने रिपोर्ट देखी जिसमें अंत में हमने बायोफ्लॉक विधि के बारे में आपको जानकारी दी और कौन कौन से विभिन्न अंग हैं, तकनीक है जिससे इस क्षेत्र को और वृद्धि दी जा रही है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ राकेश जी हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो हम एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं, ओवरऑल इसे एक्वाकल्चर को कैसे समझे, क्या होता है एक्वाकल्चर? एक्वाकल्चर को मैडम, एक्वाकल्चर को हिंदी में जलीय जीव पालन बोलते हैं। इसमें इकाई क्षेत्रफल में जो भी जल के अंतर्गत मछली और एक्वेटिक जलीय जीव जंतु उसका जो है वैज्ञानिक तरीके से पालन किया जाते हैं, जिसको कि हम जलीय जीव पालन कहते हैं। इस एक्वाकल्चर तकनीक में बहुत तरह के वर्तमान में जो वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन किए जाते हैं, जिसमें से केज कल्चर जलाशय में एक महत्वपूर्ण मछली पालन का एक तकनीक है। ये खासकर ये उन्नत तकनीक उस जल क्षेत्र में लागू होता है जैसे जलाशय। क्योंकि जलाशय में पहले जो मछली पालन सिर्फ कैप्चर विधि से किया जाता था, किंतु इस तकनीक को अपनाकर किसान जो है लगभग 3 लाख टन जो है प्रति केज का उत्पादन लगभग कर रहे हैं। ठीक है सर। इस केज जो है वो जलाशय में लगा करके 6x4x4 मीटर का डायमेंशन होते हैं और इसमें मछली जो खासकर पेंगेसियस वगैरह पेंगेसियस डाले जाते हैं। तिलापिया भी उपयुक्त है, किंतु अब वर्तमान में ज़्यादातर किसान जलाशय में पेंगेसियस को ही कल्चर कर रहे हैं। तो 6 से 7 महीना में ये टेबल साइज फिश हो जाते हैं, जिसको कि आसानी से बाजार में बेचकर हम 70 रुपये प्रति केजी के दर से प्राप्त करते हैं। जी। तो आपने बताया कि ये एक तरीके से एक्वाकल्चर में विभिन्न अंग हैं जिन्हें हम शामिल करते हैं, यानी जिसमें आप मछली पालन भी है, नई तकनीक से मछली पालन है, झींगा पालन और भी जो समुद्री जीव हैं, इन सभी का एक कलेक्टेड फॉर्म जिसे हम एक्वाकल्चर हम कहते हैं, यानी जलीय कृषि कहते हैं। अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगी सर कि जो हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये बहुत ही अच्छी योजना है और हम देख रहे हैं कि सीधा इससे जो हमारे किसान हैं, जो मछुआरे हैं या फिर युवा जो विशेष तौर पर मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें काफ़ी लाभ हो रहा है। तो इससे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मछली पालन के क्षेत्र में कैसे ये योजना एक क्रांति लेकर आई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन लाया है। आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अभी तक हमने जितना मत्स्य क्षेत्र में योजना बनाए थे उसके सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत रखा गया है। 20,050 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमारा टारगेट है और अभी हम 4 साल में चल रहे हैं और अब तक हम मोर देन 17,000 मतलब 17,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट अप्रूव कर 17,000 करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट अप्रूव कर चुके हैं। और ये योजना में आप देखेंगे तो 100 से ज़्यादा घटक रखा गया है। तो उसमें से हम क्या कहें, जैसे एक्वाकल्चर बारे में अभी बात हुआ, तो एक्वाकल्चर का हर एक्टिविटीज़ मतलब आप शुरू से अगर कहेंगे तो क्वालिटी बीज का ज़रूरत है। जब आप मत्स्य पालन करेंगे तो अभी आपको फीड का भी ज़रूरत होगा। फीड के बाद फिर हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर उसको मार्केटिंग करेंगे। तो
ईच एंड एवरी मतलब सबको हमने ध्यान में रखते हुए ये पीएमएमएसवाई में सब घटक रखा गया है। जैसा क्वालिटी बीज प्रोडक्शन के लिए जो उच्च गुणवत्ता संपन्न जो बीज को हम फार्मर तक कैसे पहुंचाएंगे, मत्स्य किसानों और मत्स्य पालकों तक कैसे पहुंचाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हम ऐसा रखा गया कि पहले उसका उच्च गुणवत्ता संपन्न पेरेंट्स डेवलप करेंगे, मतलब ब्रूड स्टॉक डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को रखा गया, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, जो मछली प्रजातियों है, जैसा झींगा है, रोहू, कातला, ऐसा सब स्पीसीज को बढ़ावा देने के लिए हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी रखा गया। उधर से आने के बाद हर स्टेट्स में कैसे हर फार्म मत्स्य किसान के पास कैसे पहुंचेंगे, वही बीज को हम लेने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ब्रूड बैंक स्थापना भी किया गया है। उसमें हम हर राज्यों को बोला गया कि आप एक एक ब्रूड बैंक स्थापना कीजिए, और वो भी हमारा काम चल रहा है। हर राज्य में हम ब्रूड बैंक स्थापना के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो ब्रूड बैंक से फिर वो बीज जाएगा, वो कहाँ जाएगा पेरेंट फिश ना, हैचरी, जहाँ पे बीज उत्पादन होता है। तो वो हैचरी भी हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में रखा गया, और अब तक हम 1300 से ज़्यादा, लास्ट 10 ईयर में हम 1300 से ज़्यादा हैचरी अप्रूव कर चुके हैं, और सब राज्यों में वो भी काम चल रहा है, और क्वालिटी सीड प्रोडक्शन भी हो रहा है। उसके बाद सीड रियरिंग एरिया के लिए भी हम प्रावधान रखा गया, जिसमें जो बीज जाके फिर वो रियरिंग एरिया में थोड़ा फिंगरलिंग तक प्रोडक्शन करेंगे, वो फिंगरलिंग ही जाके ग्रो आउट पॉइंट में स्टॉकिंग होगा। तो फार्मर को तभी सर्वाइवल भी ज़्यादा आएगा, जो और उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और वो मार्केटेबल साइज फिश बढ़ने के लिए भी कम समय में बढ़ पाएंगे। वो ये सब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में रखा गया। उसके अलावा और भी आप अगर देखेंगे, जो मैंने जैसे बोला कि मछली जब आप पालन करेंगे तभी आपको खाद दाना भी उनको देना पड़ेगा, जो उनका पोषण के लिए आपको आर्टिफिशियल फीड भी देना पड़ेगा। वो नेचुरल फीड तो प्लैंकटन खाते हैं, फिर भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा ग्रोथ होगा और ज़्यादा प्रॉफिट भी फार्मर को मिलेगा। इसलिए फीड मिल भी एस्टैब्लिश किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। मार्केटिंग फैसिलिटी भी कैसे, जो मार्केटिंग के लिए जो चाहिए, जैसा मोटरसाइकिल विथ आइस बॉक्स, और ऑटो रिक्शा विथ आइस बॉक्स, रेफ्रिजरेटेड व्हीकिल, इंसुलेटेड व्हीकिल, और फिश कियोस्क, और बड़ा मार्केट, होलसेल मार्केट, सबका प्रावधान रखा गया है। उसके अलावा और भी एक पहलू है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, जैसा सजावटी मछली, जिसको हम ऑर्नामेंटल फिश बोलते हैं, उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं, और कोल्ड वाटर फिशरीज को भी हम दे रहे हैं। ब्राकिश वाटर एक्वाकल्चर को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। सलाइन वाटर एक्वाकल्चर, जो नॉर्थ इंडिया में हम बोलते हैं, जो लैंड बंजर जमीन है, जो वेस्ट लैंड है, उसको वेल्थ लैंड में कैसे कन्वर्सन करेंगे, वो भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रावधान है। तो आप ऐसा मेराइन फिशरीज को भी हम बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। सीवीड कल्टीवेशन, आर्टिफिशियल रीफ इंस्टॉलेशन, डीप सी फिशिंग वेसल, जो हमारा मछुआरे जाते हैं अंदर मछली पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर, उनको कैसे हाई तकनीक वाला वेसल हम दे सकते हैं, फिशिंग वेसल, उसके ऊपर भी हम काम किए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, और प्रावधान भी रखा गया जो फिशरमैन चाहेंगे वो ले सकते हैं। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक पैकेज है, जिसमें हर कुछ फिशरी सेक्टर में जो भी जरूरत है सब इंक्लूडेड है। जी जी बिल्कुल, यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक अम्ब्रेला योजना है, एक बड़ी योजना है, जिसके अंदर चाहे वो मछलियों की प्रजाति के संवर्धन की बात हो, उनकी प्रजाति को बढ़ाने की बात हो, मार्केटिंग है, इसके अलावा कैसे अच्छी तकनीक हमारे मछली पालकों तक पहुंचे, इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है, जिसके बारे में अभी गुरमे जी ने हमें जानकारी दी। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम जलीय कृषि की बात करते हैं, तो आगे बढ़े उससे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो जीवों का पालन किया जाता है जिन्हें हम जलीय कृषि का हिस्सा मानते हैं। जहाँ तक जलीय जीव पालन की बात है, तो विभिन्न तकनीक में अलग अलग जीव का पालन किया जाता है। जैसे केज कल्चर में मुख्यतः पैंगेसियस, तिलापिया, ये सब मुख्य रूप से स्पीसीज है। जहाँ तक कंपोजिट फिश फार्मिंग तालाब में है, तो इसमें कतला, रोहू, मिर्गल, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प का पालन किया जाता है। दूसरी तकनीक बायोफ्लॉक हो गया, उसमें भी पैंगेसियस मछली करता है। रेस में उसमें भी पैंगेसियस मछली का पालन किया जाता है। कुल मिलाकर ये डिपेंड करता है कि कौन सा तकनीक है, उसके अनुसार स्पीसीज भी चेंज होते हैं।
तो बिल्कुल आपने जाना भी कि कौन कौन से जीव जलीय कृषि के अंतर्गत आते हैं। अब मैं गुणमय जी आपसे जानना चाहूँगी कि जब जलीय कृषि की बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी जानना आवश्यक होता है कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक तो हमने समुद्र की बात की, समंदर में होता है, इनलैंड फार्मिंग होती है, और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि पूरी जल कृषि का हिस्सा है। जीवों के अलावा क्षेत्रों को भी जान लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा देश में हर तरीका का एक्वाकल्चर अवेलेबल है। जैसे आप चाहेंगे, अभी मैं पहले बताता हूँ हिली रीजन में, जैसा हिली रीजन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसा जो राज्य है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, उसके लिए भी हमारे पास ट्राउट मछली है, जो महासीर और ट्राउट, ये दो स्पीसीज है जिसको हम कोल्ड वाटर फिशरीज बोलते हैं। वहाँ पे भी वो फिशरीज को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हमारा फार्मर मत्स्य किसान उसको ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिलेगा, उसके लिए भी हम कोल्ड वाटर फिशरीज में ध्यान दे रहे हैं। और उसके लिए हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसका अंडर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है जो कोल्ड वाटर फिशरीज, वो भी उसके ऊपर गवेषणा कर रहे हैं और वो बहुत सारे तकनीक डेवलप किए हैं जिसके माध्यम से हमारा जो कोल्ड वाटर फिश फार्मर्स है उनको बेनिफिट मिल रहा है और वो सीड प्रोडक्शन, उनसे सीड लेके भी वो उनका कल्चर कर रहे हैं। फिर हम आएंगे सैलाइन, इनलैंड सैलाइन वाटर एक्वाकल्चर। इनलैंड सैलाइन वाटर एक्वाकल्चर ये एक रिवोल्यूशन है नॉर्थ इंडिया में। अब उत्तर भारत में आप बोल सकते हैं, जैसा राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट हो गया, और हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ जिला है जहाँ पे जो वो खारा पानी मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर खारा पानी होता है, तो वो आके जो जनरली जो किसान खेती करते हैं उनका बहुत नुकसान करता है, और वो लैंड एक तरफ से वेस्ट लैंड होकर रहता था। लेकिन हमारा जो स्कीम के माध्यम से, जैसा RKVY स्कीम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, और ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम था जो हमारा 2019-20 में कंप्लीट हो गया, ये सब योजना के माध्यम से हम वही सैलाइन वाटर का जो वेस्ट लैंड है उसमें कैसे मछली पालन कर सकते हैं, उसको बहुत ध्यान दिया गया। और अभी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब में सब के किसान लोग बहुत आगे आ रहे हैं और उसमें झींगा हम पालन कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तटीय राज्य में जो ब्राकिश वाटर है उसमें झींगा पालन हो रहा था, वही झींगा पालन अभी हमारा वो सैलाइन वाटर एक्वाकल्चर में भी हो रहा है और मत्स्य किसान को बहुत मुनाफा भी मिल रहा है। ये एक पहलू जो हम लास्ट 10 साल से लिए हैं। और आप आएंगे तो फिर पॉन्ड एक्वाकल्चर आ गया। पॉन्ड एक्वाकल्चर में आप देखेंगे, जैसे पहले हमारा जो पॉन्ड, वो 1 हेक्टर एरिया में 2.5 to 3 टन पर हेक्टर मत्स्य किसान को मिल रहा था फिश। अभी हम नया तकनीक यूज करके, जैसे उनको फीड दे के और उनको वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट करके, मत्स्य किसानों को ट्रेनिंग दे के, उसको अभी तक हम 4.7 टन पर हेक्टर पहुंच चुके हैं। और हमारा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमारा टारगेट था कि हम 3 से 5 टन जाएंगे, वो 5 टन तक अभी हम 4.7 टन तक पहुंच चुके हैं। और हमारा ये भी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी 5 टन पर हेक्टर अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आप जब जाएंगे, अभी जैसे आप क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी आ रहा है, तो लेकिन जलीय कृषि के लिए, वो जो मत्स्य पालन के लिए आपको जल का बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम अर्बन एरिया में कैसे एक नया तकनीक इन्वॉल्व करके हम ज़्यादा मछली प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसलिए जैसे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक, ये सब नया तकनीक, और एक्वापोनिक्स, ऐसा तकनीक को हमने डेवलप किए हैं और बहुत सारे फार्मर को ट्रेनिंग भी दिया गया है। उसके लिए हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में है वो भी काम में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हमने अभी 10,000 से ज़्यादा RS यूनिट भी दे चुके हैं और बायोफ्लॉक यूनिट भी दे चुके हैं। ये RS यूनिट और बायोफ्लॉक यूनिट में इंटेंसिव कल्चर फिश हो रहा है, जिसमें से ज़्यादा प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ रहा है और मत्स्य किसानों को ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। जी। उसके बाद आप जाएंगे तो देखेंगे ब्राकिश वाटर एक्वाकल्चर। ब्राकिश वाटर एक्वाकल्चर जो हम बोलते हैं खारा पानी, उसमें वो समुद्र पानी जैसा ज़्यादा नमक नहीं है, उसमें 10 to 12 ppT हम बोलते हैं। जैसा आप देखेंगे चिल्का लेक और जो वो ब्राकिश वाटर लेक है, ऐसा बहुत सारा, ऐसा हमारे पास 12 लाख हेक्टर का एरिया है हमारा देश में, जो बहुत पॉसिबिलिटी है और उसमें हम बहुत फार्मर उसमें उनका बेनिफिट भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है। उसको हमने ध्यान में रखते हुए क्या किया ना, वो श्रिम्प कल्चर को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा फिनफिश जैसा सी बास, उस एक अच्छा स्पीसीज है
मिल्क फिश एक अच्छा स्पीसीज है, उसको कैसे हमने कल्चर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम प्रावधान दिए हैं। और उसके लिए एक बहुत बड़ा पहलू हमने लिया, जैसा न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर बनाने के लिए हमारा देश में बना गया है अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर में। और उधर से हम अच्छा उच्च गुणवत्ता संपन्न जो पीनस मोनोडोन, जिसको हम टाइगर श्रिम्प बोलते हैं, उसको ला के यहाँ पे ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर बना के, जो हमारा आंध्र प्रदेश जैसा राज्य में उधर बना के, फिर वही उच्च गुणवत्ता संपन्न जो ब्रूड स्टॉक को हम हेचरी तक पहुंचा रहे हैं। और वो हेचरी से फिर जाएगा मत्स्य किसान तक, जहाँ पे उनको अच्छा ग्रोथ भी होगा और कुछ भी डिजीज नहीं होगा। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। ये ब्राकिश वाटर एक्वाकल्चर एक ऐसा एरिया है जो हमारा फिशरीज एक्सपोर्ट को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ब्राकिश वाटर एक्वाकल्चर है। यही श्रिम्प अकेला वो 90% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जो फिशरीज एक्सपोर्ट को। इसलिए भारत सरकार ने ये ब्राकिश वाटर एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी भी चेंज किया गया है, जिसमें हमारा कोस्टल एक्वाकल्चर 3 एक्ट उसको हम चेंज किए। और हमारा जो ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर, उसको भी पॉलिसी चेंज करके हम बहुत सारे एस्टेब्लिश करना जा रहे हैं। और अभी तक हम 5 ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर विभिन्न तटीय राज्यों में एस्टेब्लिश किए हैं, जैसा गुजरात में, आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी हो चुका है। जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, और आपने ये भी यहाँ पर जिक्र किया कि नीतिगत फैसले भी लिए गए ताकि इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उसमें किसी तरह की अड़चन ना हो, किसी तरह की रुकावट ना हो, और तेजी से हम आगे बढ़े। सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है, चाहे हम ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें या फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जानकारी लें, सभी हमारे मछुआरों के लिए, किसानों के लिए और मत्स्यिकी को और बेहतर स्थिति में पहुंचाने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा आगे हम जानेंगे कि जैसे हम तकनीक के बारे में बात किया, हमने अभी जाना केज कल्चर क्या है, बायोफ्लॉक क्या है, अभी हमने उस पर थोड़ी थोड़ी बातचीत की, लेकिन विस्तार से हम समझेंगे कि इसमें कैसे मछली पालन किया जाता है और इसके लाभ क्या हैं, और अगर आप भी इसे अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन सी योजनाओं से आपको लाभ मिल सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें विचार विमर्श। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज के विचार विमर्श में हम बात कर रहे हैं जलीय कृषि और तकनीक के बारे में। इससे जुड़ी हुई कई बातें हमने ब्रेक से पहले जानी, और आपने ये भी समझा कि इस क्षेत्र में किस तरह की क्रांति आ रही है। इससे न सिर्फ हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है, हमारे किसान, हमारे मछुआरे और बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं, साथ ही हम एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी काफी अच्छे परिणाम देने में कामयाब हो रहे हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और बातों के बारे में और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक टर्म है समेकित मछली पालन, ये क्या होता है? समेकित मछली पालन किस तरीके से किया जाता है? एक समेकित मछली पालन ये एक मछली पालन पद्धति, एक नई तकनीक है जिसमें दूसरे फार्मिंग सिस्टम को मछली पालन फार्मिंग सिस्टम के साथ समेकित किया जाता है। जी। जिस कारण इकाई समय और इकाई जगह में ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है और अन्य प्रोडक्ट्स का, जिससे आमदनी काफ़ी गुना बढ़ जाता है। वर्तमान में मछली पालन पद्धति जो समेकित मछली पालन के अंतर्गत आ जाता है, इसको एग्रीकल्चर के साथ भी समेकित किया जा सकता है, लाइव स्टॉक के साथ भी। जो वर्तमान में जो समेकित मछली पालन है वो मुख्य रूप से जो हमारे देश में चल रहा है वो है सुअर के साथ मछली पालन। इस पद्धति को ज़्यादातर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हमारे आदिवासी किसान भाइयों के द्वारा किया जाता है। जी। इस पद्धति में विंड पिगलेट्स, जो कि जो 2 महीना के जो बच्चे दूध छोड़ देते हैं, उनको जो होता है तालाब के मेड़ पर सुअर का घर बनाकर उसमें डाला जाता है। और जो 6 महीना में स्लॉटर मैच्योरिटी अटेंड करते हैं। क्योंकि इस पद्धति में होता क्या है कि पिग का जो वेस्ट होता है वो जब तालाब में आता है तो मछली के लिए वो फीड का काम करता है, जिस कारण मछली पालन में होने वाला फीड कॉस्ट 60% बच जाता है।
और इस तरह से इकाई लागत और इकाई क्षेत्र में आमदनी दोगुनी हो जाती है, जिस कारण किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा जो अन्य तकनीक है मछली पालन का, समेकित मछली पालन का है, वो डक के साथ मछली पालन। इसमें खाकी कैम्बल वेराइटीज़ को मछली पालन के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। इसके दौरान जो है लगभग 200 से 300 वर्ड्स जो है जब 2 महीने के हो जाते हैं तो तालाब के मेर पर घर बना के नहीं रखा जाता है। दिन में ये तालाब के सतह पर जाकर के तैरते हैं। तो जो डक का जो नॉबलिंग हैबिट के कारण मछली में जो है ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा चूँकि वो नीचे तक वो डेवलिंग हैबिट के कारण वो मिट्टी वगैरह को भी ढीला कर देते हैं, जिस कारण तालाब में का उत्पादन जो है काफ़ी गुना बढ़ जाता है। तीसरी जो पद्धति है वो मुर्गी के साथ मछली पालन है। अभी की ये पद्धति उतना सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब मुर्गी को मछली पालन के मेर पर समेकित किया जाता है तो चूँकि विंटर के समय उनको काफ़ी गर्मी चाहिए और गर्मी के समय मौसम ठंडा होना चाहिए, किंतु चूँकि तालाब के मेर के नज़दीक रहने के कारण वाटर वेपोराइज होता है, जिस कारण मुर्गियों में रिस्पायरेटरी डिजीज होने का खतरा रहता है, जिस कारण मुर्गियों में ज़्यादा मछली मरने का डर रहता है। जो चौथी तकनीक है वो धान के साथ मछली पालन। ये मुख्य रूप से वर्तमान में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है, खासकर अरुणाचल प्रदेश में। इसमें होता है कि धान के खेत में जो है ट्रेंच बना करके मछली को संचित किया जाता है। फिंगरलिंग साइज को बच्चे को इसमें डाला जाता है और ये खासकर कॉमन कार्प वेराइटी इसमें जो मुख्य रूप से है, और क्लिग्रिस बैट्राकस मागुर मछली का जो है इसमें धान के साथ मछली पालन में सबसे उपयुक्त प्रजाति मानी जाती है। इस प्रजाति के करने से फ़ायदा ये होता है खास करके मागुर मछली से कि वो मछली में जो कीट पतंग जो लगते हैं वो सब नाश कर देता है और इस तरह से मछली धान का भी ऑर्गेनिक पद्धति से उत्पादन बढ़ जाता है और साथ में साथ मछली का भी उत्पादन हो जाता है। तो कुल मिलाजुला के ये जो वर्तमान में 4 तरह के समेकित मछली पालन जो किसानों के स्तर पर हमारे देश में अपनाया गया है, खासकर चल रहा है। इसके अलावा बिहार के कुछ राज्यों में मखाना के साथ ही मछली पालन भी किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया, तो भी आपने जाना कि किस किस तरीके से समेकित मछली पालन किया जा सकता है और किन किन क्षेत्रों में इसकी और बेहतर कह सकते हैं परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो बतख पालन हो या फिर धान के साथ हो, सुअर पालन के साथ भी मछली पालन आप करके अच्छे परिणाम ले सकते हैं। अब मैं गुणमय जी से जानना चाहूँगी सर, जैसे कि हम तकनीक पर अब आ जाते हैं तो इसमें बारी बारी से हम बात करते हैं। तकनीकों के बारे में आपने हालांकि बेहतर तरीके से बता दिया, लेकिन अब हम बायोफ्लॉक को सबसे पहले समझते हैं। इसके बारे में आपने ब्रेक से पहले बताया था, बायोफ्लॉक विधि क्या है और इसमें मुख्य बातें कौन कौन सी होती है, मतलब कैसी स्थितियों में बायोफ्लॉक को अपनाया जाता है? जैसे मैंने पहले बोला कि बायोफ्लॉक एक कंट्रोल कंडीशन में है। कंट्रोल कंडीशन में फार्मर उसको कल्चर करता है और वो कम ज़मीन पे कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसे अभी वाटर स्कार्सिटी हम देख रहे हैं, क्लाइमेट के चेंज के अनुसार का वाटर का बहुत कम मिल रहा है फार्मर को। तो ये एक तकनीक है जिसमें आप कम पानी में ज़्यादा हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में फिश कल्चर कर सकते हैं। बायोफ्लॉक ये ऐसा है कि वो पानी के अंदर हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं उसको हम कल्चर करेंगे। जो बैक्टीरिया 2 काम में आएगा, उनका न्यूट्रिएंट जो फिश का न्यूट्रिएंट में आएगा, जिसमें से क्या फ़ायदा होगा कि फार्मर को ज़्यादा फीड देना नहीं पड़ेगा फार्मर को, तो जो फिश के लिए। दूसरा क्या है कि ये वाटर क्वालिटी भी मैनेज करेगा। वाटर क्वालिटी के लिए, क्योंकि आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में जब कल्चर करेंगे तो फिश मोर्टालिटी का भी बहुत चांस है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया जब हम दे रहे हैं, जो बायोफ्लॉक बोलते हैं, बायोफ्लॉक मीन्स वो एक बैक्टीरिया है जो कंग्रीगेट होके ऑर्गेनिक मैटर है, वो फूड के हिसाब से भी काम में आता है। और वो एल्गी वगैरह होती है? एल्गी नहीं, वो बैक्टीरिया ही है। एल्गी अलग है, वो बैक्टीरिया है और वो उनका न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करता है और वाटर क्वालिटी मैनेज करता है। और फार्मर क्या करते हैं ना, उसमें एरेशन भी देते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, क्योंकि वो हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में कल्चर कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा क्या है ना, आपको ज़्यादा लेबर ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल कंडीशन में है। घर में जो लोग हैं वो खुद अगर ट्रेनिंग ले लिया तो वो खुद मैनेज कर सकते हैं और घर का पीछे जो ज़मीन है उसमें कर सकते हैं। नहीं तो कोई तो अभी तो घर का फ्रंट में जो भी छोटा छोटा एरिया है उसमें भी 2-4 टैंक लगा के भी बायोफ्लॉक कर सकते हैं। और हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बायोफ्लॉक को हम बढ़ावा देने के लिए
चार कैटेगरी का बायोफ्लॉक रखा गया है, जैसा स्मॉल बायोफ्लॉक, लार्ज बायोफ्लॉक, मीडियम कैटेगरी बायोफ्लॉक, ऐसा बायोफ्लॉक जो रखा गया उसमें से जो किसान उनको जितना बड़ा चाहिए, उनके पास जितना ज़मीन है, छोटा सा ज़मीन भी है, वो बायोफ्लॉक लेके फिश कल्चर कर सकते हैं और कम समय में कम एरिया में उन ज़्यादा मछली प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनका इनकम भी बढ़ेगा, फ़ायदा भी होगा। लेबर सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बहुत कम लेबर है। एक आप देखेंगे जो अगर हम कंपेयर करेंगे पॉन्ड में फिश कल्चर और बायोफ्लॉक में फिश कल्चर, उसमें क्या डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है, आपको सपोज 1 एकड़ ज़मीन में आप मछली पालन करेंगे, उसमें आपको जितना एरिया चाहिए और आपको हार्वेस्ट करने के लिए भी नेटिंग करके उसको आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास छोटा छोटा टैंक है, टैंक में आपको हार्वेस्टिंग भी ईजी है, ग्रोथ भी अच्छा होगा और फीड भी कम होगा और कंट्रोल एनवायरनमेंट में होगा, एरेशन आप देंगे और वो मार्केटिंग के लिए भी आपको इजी होगा। तो इसलिए ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी एक फार्मर के लिए अच्छा टेक्नोलॉजी है। मेरा हर मत्स्य किसान को अनुरोध है, पहले आप बायोफ्लॉक करने से पहले जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अगर आपने उसका कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं तो पास में जो भी आपका मत्स्य अधिकारी हैं स्टेट्स में, उनके साथ संपर्क कीजिए और उनसे वो PMMSY के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लीजिए और अप्लाई कीजिए। आप वो बायोफ्लॉक तकनीक करने से पहले हमारा ICR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अंडर में 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो भुवनेश्वर में है और एक चेन्नई में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्राकिश वाटर एक्वाकल्चर। ये 2 इंस्टीट्यूट्स, वो एक ब्राकिश वाटर में और एक फ्रेश वाटर में कैसे बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी हो सकता है वो ट्रेनिंग भी देते हैं। तो मैं इसलिए सब मत्स्य किसान को रिक्वेस्ट है कि आप बायोफ्लॉक टेक्निक करने से पहले अच्छा तरीका से उनसे जाके वो कैसे होगा उसका ट्रेनिंग लीजिए और ट्रेनिंग के लिए भी हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में प्रावधान रखा गया है, वो हम उसको फाइनेंशियल सपोर्ट वो इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं। ट्रेनिंग पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन जैसे आप बायोफ्लॉक विधि के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ही कंट्रोल स्थिति में किया जाता है, आपके पास जितनी सुविधा है, जितने रिसोर्सेज हैं, आप उसी के अनुसार उतने एक तरीके से टैंक में इसे किया जाता है। सर लेकिन भले ही ये कंट्रोल स्थिति में है, लागत उस हिसाब से आप बता रहे हैं कि कम है, लेबर कम लगता है, लेबर इंटेंसिव इतना नहीं है, लेकिन कुछ इसमें भी चुनौतियां होंगी, मसलन क्योंकि जगह बहुत कम होती है, आप बहुत इंटेंसिवली इसे करते हैं, तो क्या बीमारियां होने का डर ज़्यादा रहता है और इसके अलावा क्या उस टैंक में हमें निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई भी करना पड़ता है? ऑक्सीजन सप्लाई तो निरंतर चाहिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा 1 मीटर स्क्वायर में बहुत ज़्यादा मछली स्टॉकिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन निरंतर चाहिए और उसके लिए भी हम प्रावधान रखा गया कि वो जो एरेशन, वो जो बायोफ्लॉक हमने यूनिट, उसका यूनिट कॉस्ट जो डिजाइन किया गया उसमें भी एरेटर का प्रावधान रखा गया, तो मत्स्य किसान को उसी फंड में ही हो जाएगा, तो वो आराम से एरेशन भी लगा सकते हैं। और जो जैसे आप बोले हैं कि डिजीज के बारे में, वो अगर उनको कुछ डिजीज, ये भी चांस है अगर हम ट्रेनिंग सही तरीका से लेंगे, कुछ कैसे हम वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, वाटर पैरामीटर को कैसे हम कांस्टेंट रखना पड़ेगा, बहुत तेजी से तेजी से बीमारी भी फैलेगा और उसका हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में हम कर रहे हैं, फीड नहीं दे रहे हैं, वाटर एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो बीमारी होने का चांस है। उसको ध्यान में रखने के लिए फार्मर को पहले, और उसी के लिए भी हम क्या कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी भी दे रहे हैं। डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी हर जिला में हम करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा ना, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो फार्मर उधर जाके संपर्क कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी हम एक नेशनल सर्विलियंस प्रोग्राम चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, वो हर राज्य में लैबोरेटरी है और जो कृषि अनुसंधान परिषद का अंडर में जो मत्स्य गवेषणा केंद्र है, वो लोग भी वो डिजीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो डिजीज का चांस है, लेकिन अगर एक फार्मर पूरा ट्रेंड है बायोफ्लॉक के टेक्निक के बारे में तो उनके लिए कुछ रिस्क नहीं है। तो अगर विदाउट ट्रेंड में वो जाएंगे तो फिर इसमें ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सर इसके अलावा आप हमें जो हम बात करें बायोफ्लॉक की, उसमें एक चीज़ और बताएं, क्या इसमें, क्योंकि बहुत हाई डेंसिटी होती है, इसमें छोटी सी जगह में आप स्टॉक करते हैं बहुत सारी मछलियों को और उन्हें ही आगे उनकी ग्रोथ की जाती है, तो क्या इसमें एक ही तरह की मछलियाँ होती हैं या फिर आप मल्टीपल या भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियों का पालन कर सकते हैं, और अगर है तो वो कौन कौन से मछलियों का करते हैं? जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारे पास ब्राकिश वाटर है, फ्रेश वाटर है, ये आपका वाटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप ब्राकिश वाटर में कर रहे हैं या फ्रेश वाटर में कर रहे हैं। जो ब्राकिश वाटर में करेंगे तो अब तक वो हम श्रिम्प भी कर सकते हैं, और श्रिम्प जो हम बोल रहे हैं लिटोपिन
पिनस भानामी को जो हमारा उसमें ज़्यादा चाहिदा है हमारा देश में, उसको कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ और आपने कुछ मछली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मछली आपका फ्रेश वाटर में है। जी जी। और जब आप फ्रेश वाटर में आएंगे, फ्रेश वाटर में आप जैसा अभी तक जो तिलापिया हो गया या पंगासियस और कोई कार्प कोई कर रहे हैं, कॉमन कार्प अगर आप बायोफ्लॉक में कर रहे हैं, तो ये फ्रेश वाटर में आप एक साथ कर सकते हैं। 2-3 प्रजाति का मछली को फ्रेश वाटर में कर सकते हैं। लेकिन यही डिपेंड करता है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेनिंग को क्यों इतना गुरुत्व दे रहा हूँ। ट्रेनिंग पर मैं आऊंगी सर, आगे पहले हम तकनीक के बारे में समझ लेते हैं। राकेश जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी, आप जो जलाशयों में मछली पालन किया जाता है उससे जुड़ी विभिन्न बातें कौन कौन सी हैं, क्या खास रहता है उसमें? जहाँ तक जलाशय में जो मछली पालने का जो पद्धति है, वो मुख्य रूप से वो पिंजरा में मछली पालन, जिसको अंग्रेजी में केज कल्चर बोलते हैं। वर्तमान में ये पद्धति एक तरह से कहा जाए तो फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, खास करके जो हमारे देश में जो जलाशय के पास जो हैं, उन विस्थापितों का एक प्रकार से मुख्य रूप से जीविका का साधन बना है। और वर्तमान में झारखंड, छत्तीसगढ़ से राज्यों में वहाँ विभिन्न जल रिजर्वायरों में केज कल्चर की स्थापना के द्वारा वो अपना आजीविका काफ़ी अच्छे रूप से चला रहे हैं और उनके अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं जी। तो ये केज कल्चर जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इस पद्धति को जो सम्मिलित किए हैं, और इस सम्मिलित करने से अब तक हम सभी राज्यों को मिला करके लगभग 44,000 केज हमने प्रधानमंत्री इस योजना से हमने राज्य सरकार को दिया है, जिससे हमारे खास करके जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो खास करके लाभान्वित हुए हैं और एक तरह से क्लस्टर का निर्माण हुआ है। वर्तमान में इस पद्धति को सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य में लागू किया गया और वहाँ के प्राय रांची जिला, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में खासकर योजना को देखा जा सकता है और किसान इस तकनीक को जा करके देख करके वो अपना आगे केज कल्चर टेक्नोलॉजी को कर सकते हैं। जी सर, जैसे केज कल्चर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आप, तो क्या ये तालाब में भी कर सकते हैं, नदियों में भी किया जा सकता है या समुद्र में किया जाता है? ये किस तरह के जलाशयों में से अपनाना बेहतर रहता है? नहीं, केज कल्चर जो सिर्फ वहाँ अपनाया जा सकता है जहाँ पर पानी की गहराई 10 मीटर से ज़्यादा हो। अच्छा। उससे कम रहने पर इस पद्धति को नहीं अपनाया जा सकता। इसीलिए केज कल्चर टेक्नोलॉजी सिर्फ जलाशय में किया जा सकता है, इनलैंड जो कि इनलैंड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मेरीन सेक्टर में किया जाता है जहाँ पर पानी की गहराई 10 मीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो केज कल्चर में होता है क्या? जैसे हम कह रहे हैं कि पिंजरा विधि एक तरह की होती है, तो इसमें क्या मछलियों को ट्रैप किया जाता है, स्टॉक किया जाता है, कैसे उनकी वृद्धि होती है? एक्चुअली इस तकनीक को इस पद्धति से लाया गया मैडम कि पहले हम इस जलाशय में चाहे समुद्र में हम मछलियों का संचयन करते थे, स्टॉकिंग करते थे फिंगरिंग्स को, किंतु वो स्टॉकिंग करने के बाद उसका सिर्फ कैप्चर ही किया जा सकता था, पता नहीं चलता था कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो वैज्ञानिकों की इस पद्धति को अपनाया गया, क्योंकि इस पद्धति को अपनाने के बाद और प्रयास किया गया कि इसको फ्लोटिंग है, ये इसको जो कि जलाशय में 6x4x4 मीटर के डायमेंशन के आकार करके वो पिंजरा बनाया जाता है, वो इनक्लोज होता है और इसमें संचयन किया जाता है फिंगरिंग साइज के। मतलब आपने स्टॉक कर दिए एक तरह की मछलियां, जो आपको मछली चाहिए, मान लीजिए समुद्र में है, वहां पर आपने ये पूरा स्ट्रक्चर डाल दिया और उसके अंदर आपने अपनी चॉइस के हिसाब से आपको जो चाहिए, जिस तरह की मछलियां चाहिए, वो समुद्र के पानी के अंदर ही उनका विकास होगा। यही होता है जी। क्योंकि समुद्र की मछली जो इसमें संचयन किया जाता है उसकी प्रजाति अलग है और जो जलाशय में संचयन किया जाता है उसकी प्रजाति अलग है। जी जी जी। तो देखिए, केज विधि या फिर कहे पिंजरा विधि से, केज कल्चर से कैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लाभ हो रहा है। और ये भी अपने आप की तकनीक है कि ऐसी मछलियाँ हैं जिनकी डिमांड बाजार में ज़्यादा होती है और उन्हीं को ही आप उन्हीं का पालन करना चाहते हैं या फिर उनकी ज़्यादा वृद्धि चाहते हैं, तो इस तरह की केज कल्चर या फिर कहें इस तरह की जो संरचनाएं हैं वो काफ़ी कारगर साबित हो रही हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं गुरमेल जी से। सर, जैसे कि अभी तक आपने हमें जानकारी दी कैसे बायोफ्लॉक विधि और एक रीसर्कुलेटिंग एक विधि होती है, इसके बारे में बताइए क्या है? रीसर्कुलेटरी जो बोल रहे हैं आप, ये एक है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं RAS। इसमें क्या होता है कि पानी को आप यहाँ पे भी सेम, जैसे बायोफ्लॉक मैंने बोला, बायोफ्लॉक और RAS के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन RAS में क्या होता है कि वो हम वाटर को रीयूज कर सकते हैं। मतलब उसी का जो टैंक का पानी है या फिर जहाँ भी आप जहाँ पे पहले हमने पानी, जिस पानी में कल्चर कर रहे हैं वो पानी को वो जाएगा और उसको बहुत सारा तकनीक के माध्यम से फिल्टर करके फिर दोबारा ये पानी को मतलब पानी को बदलना नहीं होता, बदलना होता है, लेकिन वो पानी जाता है, क्लीन होकर के वो फिर क्लीन होके आता है। क्लीन होता है कैसे? जैसे मैंने बोला कि हम बायोफ्लॉक
में भी इंटेंसिव कल्चर कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम इंटेंसिव कल्चर कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, जो एरेटर के माध्यम से हम ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, यहाँ पे भी फीड सप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए किसी भी एक्वाकल्चर में आप देखेंगे मछली आपने हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में रख दिया, तो उनके लिए खाना भी चाहिए और उनके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो आप जब हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में स्टॉक कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा खाना देना पड़ेगा, तो पानी आपका बहुत खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे ना, वो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में पानी को हम निकालेंगे, एवरीडे कुछ पानी निकालेंगे, वो जाके फिर और एक जगह पे रिजर्वियर जैसा आप स्टॉक करेंगे। वो रिजर्वियर स्टॉक होने के बाद वो पानी फिर फिल्ट्रेशन होगा, उसको फिर 3-4 तरीका का फिल्ट्रेशन है। जैसा उसमें कुछ माइक्रोब्स होगा, माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूवी रेज देना पड़ता है। फिर मैकेनिकल फिल्टर होगा, मैकेनिकल फिल्टर में कुछ डस्ट रहेगा और कुछ जो दाना जो बचा हुआ खाना उनका रुक जाएगा, उसको वो फिल्टर करेगा। फिर कुछ उसके बाद आप उसको केमिकल फिल्ट्रेशन भी है। ऐसा 3-4 तरीका सा फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन के बाद जब वो पानी पूरा क्लियर हो जाएगा, दोबारा वो फिर पानी आएगा सेम फिश टैंक को। इससे पानी की भी बचत होती है। पानी का बचत होता है। अच्छा सर, जो गंदगी निकलती है इसमें, जो अवशेष निकलता है, क्या उसका भी कोई इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, उसको तो वो टैंक में जो रिजर्वियर टैंक मैंने बोला उधर वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो वो हो गया तो वो दोबारा इधर वो जो आप पानी ला रहे हैं उसमें नहीं आएगा। तो वो फिर आपका सेम जैसा बायोफ्लॉक में मैंने बोला, लेबर यहाँ पे कम लगेंगे क्योंकि आप एक कंट्रोल कंडीशन में कर रहे हैं। पानी वाटर एक्सचेंज हुआ तो आपका पानी का भी बचत हुआ, और फीड आप दे रहे हैं, फीड बेस्ड एक्वाकल्चर है ये और फीड देने के बाद मछली का ग्रोथ भी अच्छा हुआ। बहुत कम दिन में के अंदर आपका मछली ग्रोथ अच्छा हुआ, तो कम जगह पे फार्मर को ज़्यादा मछली मिला और उसमें से वो ज़्यादा उनको फायदा भी मिला, प्रॉफिट। और इसमें और एक है कि घर में जो 1-2 लोग भी हैं जो घर में रहते हैं, वो भी खुद अगर ट्रेंड हो गए, पार्ट टाइम की तरह भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम की तरह से भी कर सकते हैं, और करते हैं तो साथ ही साथ आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका एक है, जैसे बायोफ्लॉक में मैंने बोला, यहाँ पे भी 24 आवर ट्रेनिंग भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 24 आवर ऑक्सीजन चाहिए मछली को, क्योंकि आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में करते हैं। और इसमें भी हमने हमारा जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टैंडर्डाइज किया गया। जैसे बायोफ्लॉक में मैंने बोला कुछ तरीका का मछली है, इसमें जैसा पांगासियस हो गया, टिलापिया हुआ, कोई कार्प हुआ और सिंगी हुआ, मागुर, ये सब वाला स्पीसीज को कल्चर करेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जी जी बिल्कुल। तो ये देखिए, बहुत तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक तरह की, जैसा कि हम कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से एक बदलाव की बयार बह रही है इस क्षेत्र में, और मछली पालन या फिर कहें जलीय कृषि एक उभरता हुआ सनराइजिंग सेक्टर है। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और तकनीकों के बारे में समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि ट्रेनिंग और साथ ही आहार कितना महत्वपूर्ण है। यानी मछलियों के लिए या फिर कहें जिन भी जीवों का आप पालन कर रहे हैं उनका आहार भी आप बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए भी सरकार की योजना है। इसके बारे में जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें विचार विमर्श। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं जलीय कृषि और तकनीक के समावेश के बारे में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं अगुणमय जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस पर हम बार बार पहुंचे थे, लेकिन मैंने ये वाला जो सवाल है अंत के लिए बचाया हुआ था ताकि इस पर हम ज्यादा विस्तृत बातचीत कर सके। ट्रेनिंग, हाउ इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग इज अगर आप मत्स्य पालन या फिर जल कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रेनिंग अक्सर हम इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमें आता है। अक्सर हम देखते हैं
किसान सोचते हैं कि हम तो वर्षों से करते आ रहे हैं, हमें इस कुछ नया सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रैक्टिकली जब करेंगे सीख जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी भ्रांति है और ट्रेनिंग का क्या महत्व है? जब हम जल कृषि के बारे में बोल रहे हैं तो हमारा फिश कल्चर हमारा इंडिया में आज नहीं, बहुत दिन से पहले चल रहा है। फार्मर को भी बहुत पता है, लेकिन वो था ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग, जैसे हम बोल रहे हैं पौंड तालाब में मछली छोड़ दिया, उसको एक्सटेंसिव कल्चर हम करते थे। लेकिन जब हम ज़्यादा फार्मर का बेनिफिट के लिए हम बोल रहे हैं, उनको कैसा इनकम बढ़ेगा, उसलिए हमको कई तरह तकनीक इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उसमें जैसा मैं पहले बोल रहा था कि हम 2013-14 में हमारा नेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी था 2.5 to 3 टन पर हेक्टर, अभी हम 4.7 में आए। कैसे आए? क्योंकि हम बहुत सारा तकनीक उसमें इन्वॉल्व किए और उसको बढ़ावा दिया, तो फार्मर को जानकारी दिया, तभी वो लोग इतना आगे बढ़े गए। अभी हम जब RS, बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, केज कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब नया नया तकनीक आया। लेकिन वो हमारा जो फिश फार्मर्स है वो पॉन्ड में कल्चर करने के लिए ट्रेंड है। जब ये सब चीज़ नया चीज़ आएगा, बिना तकनीक में अगर शायद कहीं पे कुछ देख लिया, कुछ पढ़ लिया, उसमें से अगर आप जाएंगे तो फेलियर का चांस बहुत ज़्यादा है। और इसमें आप एक्वाकल्चर में जब आप खुद जा रहे हैं एक्वाकल्चर करने के लिए, ये आपका लाइवलीहुड है, वो आपका जीविका है, तो आप उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसमें से जो आपका इनकम आएगा वो आपका डे टू डे लाइफ मेंटेन होगा, तो इसलिए उसका रिस्क नहीं लेना चाहिए। पहले आपको वेल ट्रेंड होना चाहिए, तो ट्रेंड होने के लिए ट्रेनिंग का बहुत जरूरी है। और इसलिए हम क्या किया ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हम कुछ ऐसा स्कीम एक बनाया जो ये स्पेशल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फिशरमैन एंड फिश फार्मर्स। ये सिर्फ हम फार्मर को नहीं दे रहे हैं, फिशरमैन को भी दे रहे हैं। फिशरमैन जाके कैसे समुद्र में मछली पकड़ेगा, वो उनका तकनीक, बहुत सारा वेराइटी का मछली है, कौन सा मछली को पकड़ने के लिए क्या तरीका है। जैसे अभी आपने सुना होगा एक टूना फिशिंग के बारे में। हाँ, हमारा इंडिया में हम ये टूना फिशिंग, वो डीप सी फिश रहता है, बहुत गहरा समुद्र में रहता है, तो महंगी भी है। उसको हम कैसे पकड़ेंगे, तो हमारा मछुआरा को इतना टेक्निक पता नहीं है, तो वो जाते हैं समुद्र को, लेकिन ये डीप समुद्र में जाके कैसे पकड़ेंगे। उसके लिए हमारा एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल ट्रेनिंग सेंटर है, वो कोचीन में है, हमारा विभाग के अंडर में है। वो उसको तकनीक वो ट्रेनिंग दे रहे हैं फिशरमैन को, तो तभी वो फिशरमैन उसको पकड़ सकते हैं। सिमिलरली हमारा यहाँ पे जैसे एक्वाकल्चर जो जल कृषि है, जैसे मैंने बायोफ्लॉक बोला, RS बोला, एक्वापोनिक्स, केज कल्चर, कई सारा तकनीक, और सीड प्रोडक्शन का टेक्निक, जैसा हैचरी एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, सीड उधर क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करेंगे, तो इसके लिए ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया। और आइए बात कर लेते हैं पेन कल्चर के बारे में। सर, ये पेन कल्चर क्या होता है? राकेश जी, क्या बताना चाहेंगे? पेन कल्चर एक मछली पालन की एक नई वैज्ञानिक पद्धति है, जो कि हमारे नीली क्रांति योजना के समय से ही कार्यान्वित होते आ रहा है। किंतु वर्तमान में जो हमारे जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके अंतर्गत इस पर विशेष फोकस किया गया, जिसके कारण सभी राज्यों को मिलाकर, जिसके कारण अब तक 600 हेक्टेयर से ज़्यादा अभी तक हमने भारत सरकार इस योजना के तहत हमने अनुमोदन किया है। इस पेन कल्चर तकनीक को वहाँ पर अपनाया जा सकता है जहाँ पर कम पानी हो, और जो सैलो वाटर और शांत वाटर, जो कि खास करके झील में, बिल्स में, ये जल क्षेत्र जो कि खास करके बिहार और असम में पाया जाता है, वहाँ पर ये तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि होता यह क्या है कि चूँकि एक ओपन वाटर एरिया है, और इसमें अगर सिंपली मछली को सिर्फ स्टॉक कर देंगे तो मछली इधर से उधर चला जाएगा। किंतु एक खास करके अगर वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए तो कुछ खास जल हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर को हम जो है जाल के द्वारा और बम्बू लगा करके उसको इंक्रोच करते हैं, जिस कारण से वो एक तालाब की तरह बन जाता है। और इस कारण है हम, और पानी का एक्सचेंज भी नेचुरल वाटर के साथ होते रहता है, जिस कारण से इसमें जो है मछली का उत्पादन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वर्तमान में इस पद्धति के द्वारा अब तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लगभग 600 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में इसको कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से बिहार, असम इत्यादि राज्य हैं। जी, तो ये था पेन कल्चर, जिसके बारे में भी हमने जाना। अब गुरमा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो एक हैचरी है, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब हम बात करते हैं कि जेनेटिकली इन्हें बेहतर किया जाए, अच्छे सीड्स हमारे किसानों तक पहुँचाए जाए, तो हैचरी का क्या लाभ है, और साथ ही साथ इनकी जो प्रजाति है या फिर इनकी जो किस्में हैं, उनमें सुधार के लिए क्या किया जा रहा है?
ये आप बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये देखिए एक्वाकल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला जो है सीड, जिसको हम बीज बोलते हैं। जी जी। अगर वो बीज क्वालिटी नहीं मिला आपको तो फार्मर का नुकसान होना तय है, क्योंकि बीज अगर आपका अच्छा क्वालिटी है, उच्च गुणवत्ता संपन्न है, तभी मछली अच्छा बढ़ेगा, उसका ग्रोथ। इसलिए हमारा भारत सरकार के जो चला रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें इसलिए हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा घटक का रखा गया है। जैसा पहला आप बोलें कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या होगा ना, जो ब्रूड स्टॉक, अच्छा ब्रूड स्टॉक कैसे हेचरी ओनर को मिलेगा, जी जी। जो हेचरी करते हैं। हेचरी में क्या, ये ब्रूड स्टॉक के लिए हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट बना रहे हैं, जो स्पीसीज का कमर्शियल इंपॉर्टेंट है, जिसमें फार्मर को ज़्यादा फायदा होगा, वही प्रजातियों का हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जैसा जॉइंती रोहू एक डेवलप किया गया रोहू, और एक इम्प्रूव्ड काटला, जो झींगा फ्रेश वाटर में, जो मीठा पानी में जो झींगा पालन होता है, उसको कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, उसका भी एक जेनेटिक इम्प्रूव्ड वेराइटी डेवलप किया गया। ऐसा एक कॉमन कार्प का अभी चल रहा है डेवलपमेंट। सिमिलरली मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ट्राउट कल्चर भी हो रहा है हमारा हिली एरिया में, जहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो उसका वो सीड बीज भी कैसे आएगा, तो उसके लिए भी हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अच्छे सीड हो और उससे आगे और बेहतर मत्स्य पालन कर सकें, ये हैचरी से लाभ हो रहा है। इसमें भी सरकार की योजना का फायदा हम देख रहे हैं। सर, बहुत कम शब्दों में अंत में जानना चाहूंगी, आहार को लेकर क्या है? जी, आहार के लिए देखिए, आपको जो मछली का आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं, मछली को आप आहार नहीं देंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि 2.5 टन टू 5 टन आए, कैसे आए? क्योंकि वो हम मछली को आहार कंटिन्यूअस दे रहे हैं। और आहार के लिए उनको जो इंग्रेडिएंट चाहिए, उसमें से फिश मील चाहिए, राइस ब्रान चाहिए, और वो जो ऑयल केक जैसा मस्टर्ड ऑयल केक, ग्राउंडनट ऑयल केक, ये सब चाहिए। तो उसको फार्मर क्या होगा, जो कंपनी से खरीद रहेगा, तो उसका ज़्यादा पैसा होता है, पर केजी कभी कभी 40 रुपीज 45 रुपीज आता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऐसा पहलू लिया गया कि लोकली अवेलेबल रिसोर्स के यूज करके, इस्तेमाल करके फार्मर उनका घर में फीड मिल वो बना सकता है। इसलिए हमने कई किस्म का रखा गया है फीड मिल एस्टेब्लिश करने के लिए। फिश फीड मिल जैसा छोटा किसान है वो 30 लाख के अंदर वो बना सकता है, कोई बड़ा है एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो 6.5 करोड़ का फीड मिल भी एक बना सकता है। वो सब उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से रखा गया। तभी क्या होगा ना, फार्मर को कम दाम में आपको फीड मिल जाएगा, तो आप खाना दे मछली को दे सकते हैं। लेकिन खाना बहुत जरूरी है बिल्कुल मछली को देने के लिए। बिल्कुल, अच्छा खाना और जो उचित आहार है मछली पालन में, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे वो नई तकनीक के डेवलपमेंट की बात करें, आहार की बात करें, बीमारियों का किस तरीके से प्रबंधन करें, और इसके अलावा हमने ये भी जाना कि कैसे मार्केटिंग से जुड़ करके भी हमारे मछली पालकों को, किसानों का लाभ हो सकता है, और ये भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक अंग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी कार्यक्रम में आने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आज के विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा की। इसी के साथ ही आज के विचार विमर्श में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि आज के विषय पर जो हमने चर्चा की है उससे आपको ज़रूर लाभ होगा और आप भी बेहतर तरीके से और अच्छे परिणामों के साथ मत्स्य पालन कर पाएंगे। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम विचार विमर्श लेकर आए, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। आपके पत्रों का, ईमेल्स का हमें इंतजार रहता है, क्योंकि आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। विचार विमर्श के एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।